गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया था कि हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। 9th चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। 9th के आगे का पोर्शन जो है पैराबोलॉइड है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे आपने 9th चैप्टर के बाकी आर्टिकल किए हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा 4th यूनिट में आता है पैराबोलॉइड, लेकिन बिल्कुल सेम पैटर्न का आप कर चुके हो कॉनिकॉइड, तो इसलिए मैं इसको नहीं छुड़वा रही हूँ। ये साथ साथ हम कर रहे हैं, साथ साथ एक्चुअल में आपको ही करना है ये पूरा पैराबोलॉइड। इसमें एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अलग टाइप के हैं, वो मैं आपको करवाऊँगी। उसके अलावा बाकी सारा आपको खुद करना है। डेली मैं आपको आगे का जब करवाऊँगी तो साथ साथ 2-2 3-3 आर्टिकल पैराबोलॉइड के देती जाऊँगी, बताती जाऊँगी। आप खुद पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना। स्टूडेंट सबसे पहला आर्टिकल है, ध्यान देना, आर्टिकल है 9.28 इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए पैराबोलॉइड। एक तो स्टूडेंट पैराबोलॉइड की इक्वेशन ध्यान करना, x² by a² plus y² by b² इज इक्वल टू 2z by c। दिस इज इलिप्टिक पैराबोलॉइड, ठीक है। और यहाँ अगर माइनस का साइन आ जाएगा दैट विल बी द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। स्टार्टिंग में ट्रेसिंग है, ये आपको नहीं करनी। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की देखो ये इक्वेशन है, और जनरल पैराबोलॉइड की इक्वेशन लिखते हैं इस टाइप से, ax² plus by² इक्वल टू 2z। कई जगह आपको 2cz भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है 9.28 जो आपको करना है, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए पैराबोलॉइड। स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को करने से पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है 9th चैप्टर का आर्टिकल 9.8 आप पढ़ना। आपकी बुक में आर्टिकल के आपको पता है ऐसे नंबरिंग डली हुई होती है, जैसे यहाँ डली हुई है 9.28, ऐसे ही स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर जहाँ आपने स्टार्ट किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज जहाँ स्टार्ट की थी, वहाँ आर्टिकल है आपका 9.8। पहले उस आर्टिकल को रीड करना, फिर आप ये आर्टिकल करना, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज करना। इसके बाद आपको नेक्स्ट आर्टिकल करना है 9.30, नंबर 1 पॉइंट डाला हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो इसके लिए पहले आप आर्टिकल फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले या सेकेंड एक्सरसाइज से पहले होगा ये आर्टिकल आपका 9.9.1 आर्टिकल है, पहले उसको स्टडी करना, फिर आप ये फाइंड आउट करना। यहाँ इसका प्रूफ आपको गिवन नहीं है, आपको खुद करना है। अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। तो आज आपका काम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन करना, और एक आर्टिकल ये जो नंबर 3rd पॉइंट डाल रखा है, इसके लिए पहले आप 9.10 आर्टिकल पढ़ना पीछे से, वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का आर्टिकल। द कंडीशन दैट प्लेन LX plus MY plus NZ इक्वल टू P शुड टच द पैराबोलॉइड AX² plus BY² इक्वल टू 2Z इज, देखो वहाँ थी ना आपकी L² by A plus M² by B plus M² by C इक्वल टू P², उसी तरह की कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स आज आपका होमवर्क है कि आपको ये 3 आर्टिकल खुद करने हैं। कौन से इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए पैराबोलॉइड, टेंजेंट प्लेन और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आपको डेली मैं 2 या 3 आर्टिकल दूंगी, साथ साथ आगे सिलेबस भी करेंगे हम। तो पैराबोलॉइड आपका साइमल्टेनियसली खत्म हो जाएगा, आपका सॉल्व भी हो जाएगा, इवन आपका रिवाइज भी हो जाएगा। 9th चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, पैराबोलॉइड भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ 8th चैप्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। सेकेंड चैप्टर के अंदर, सेकेंड यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं, स्फीयर, कॉन, सिलेंडर। स्टूडेंट स्फीयर से पूरा एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, इजी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसके लिए मुझे कम से कम 15-20 लेक्चर चाहिए इस अकेले स्फीयर के लिए। और आपको पता है, शायद आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई होगी कि आपके फैब एंड में जो है एग्जाम्स की डेट आई हुई है। डेट शीट नहीं आई है, जस्ट टेंटेटिव डेट आई है फैब के एंड में, तो उस हिसाब से हमें अपना सिलेबस कवर अप करना है। सिलेंडर से, कौन से सिलेंडर से आधा क्वेश्चन आता है, सिलेंडर से देखो आधा क्वेश्चन आता है। और सिलेंडर इतना इजी चैप्टर है कि 2 लेक्चर 2 वीडियोस में मैं आपको सिलेंडर पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। सिलेंडर इजी भी है। 9th चैप्टर में आप एनवेलपिंग सिलेंडर कर भी चुके हो, उसी टाइप का है। पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले मैं सिलेंडर चैप्टर करवा रही हूँ ताकि आपका आधा क्वेश्चन तैयार हो जाए। देखो एक क्वेश्चन आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर लिया, इससे आ जाएगा आपका एक क्वेश्चन पूरा आपका कॉनिकॉइड से आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं करवाती हूँ आपको सिलेंडर का चैप्टर, और फिर उसके बाद पहले 4th यूनिट करवाऊँगी।
अब जैसे टाइम बचता है, अगर टाइम कम बचता है तो सिलेंडर के साथ मैं आपको कोन करवा दूंगी ताकि पूरा क्वेश्चन हो जाए, और नहीं बचता है तो अगर ज़्यादा टाइम बचता है तो फिर मैं स्फीयर करवा दूंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, आपने भी देख लिया होगा सॉलिड ज्योमेट्री इतना इजी पेपर नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल पेपर है। तो इसमें 13 चैप्टर है। देखो, करवाने को मैं 13 के 13 भी करवा सकती हूँ, लेकिन उसको 13 को करवाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 13 करवाने से एक भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। तो सिलेक्टेड करो ताकि आप पास भी हो जाए और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएं। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये है कि हमें पास होना है, उनको तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, एक कॉनिकॉइड से आ जाएगा, एक सिलेंडर, आधा क्वेश्चन सिलेंडर से। ठीक है, 4 चैप्टर ये, 5वां चैप्टर ये रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये 5 चैप्टर कर लेना। मैं आपको गारंटी देती हूँ पास तो क्या, आप 70% मार्क्स आराम से ले लोगे इस पेपर में। ठीक है, इस पेपर में जैसे आपका आई थिंक 27 से 28 नंबर का पेपर होगा, ये बीए वाले स्टूडेंट्स का, जो बीए वाले स्टूडेंट्स का 27 नंबर का पेपर है, आपके 20 से ऊपर नंबर आ जाएंगे अगर आपने सिर्फ ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लिए। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर 5 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए तो 20 से ऊपर पक्का है। इवन मैं तो ये भी कहूँगी, अगर मेरिट वाले स्टूडेंट्स भी हैं और आपको मुश्किल लग रहा है तो आप भी इतना कर लो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे आपको लगता है ये हो गया तो मैं आपको कॉर्निया स्फीयर में से एक और करवा दूँगी, फिर आपका फुल पेपर बन जाएगा 27 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिलेंडर करवाती हूँ, उसके बाद मैं 4th यूनिट में आऊँगी, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग और आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस करवाऊँगी। सिलेबस की टेंशन मत करना, लेकिन जितना मैं करवाती हूँ उतना आप करते चलना। ऐसा नहीं है कि आज की वीडियो आप छोड़ दो कि मैं कल पढ़ लूँगी, फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस अब मुझे फास्ट भी थोड़ा करना होगा। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर 8 सिलेंडर। देखो, दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर की डेफिनेशन तो मैं आपको एनवेलपिंग सिलेंडर में बता ही चुकी हूँ, वही चीज़ है। सिलेंडर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पेन है, पेन को इस तरह से, ये आपके पास एक फिक्स लाइन ले ली मैंने। ठीक है, दिस इज द फिक्स्ड लाइन। फिर मैं क्या करती हूँ, इस फिक्स लाइन के चारों ऐसे पेन लिया और ऐसे 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 मैं इस लाइन को रोटेट करवा देती हूँ पैरेलल टू ए फिक्स लाइन जो बीचों बीच पास हो रही थी। ये जो बीचों बीच फिक्स लाइन थी, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रोटेट करवा देती हूँ, तो ये क्या जनरेट हो जाएगा, ऐसे सिलेंडर जनरेट हो जाएगा। तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए मूविंग लाइन पैरेलल टू ए फिक्स्ड लाइन एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन। वन मोर कंडीशन में क्या है, देखो, अगर मैं इस लाइन को सर्कल में घुमाऊंगी तो मेरे पास जो सिलेंडर है सर्कुलर सिलेंडर होगा। अगर मैं इसको इलिप्स की फॉर्म में घुमाती हूँ कि देखो, जैसे पहले मैंने ऐसे 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 लेके गई और फिर इसको इस देखो, मैं इतना वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ कि इस तरह से मतलब इलिप्स की फॉर्म में घुमाया तो इलिप्टिक सिलेंडर बन जाएगा। मीन्स वन मोर कंडीशन, जिस अकॉर्डिंग आप उसको रोटेट करोगे। ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो एक मूविंग लाइन से जनरेट होती है, मूविंग लाइन जो है फिक्स लाइन के पैरेलल हो और एक वन मोर कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर। तो सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए मूविंग स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू ए फिक्स लाइन and satisfy one more condition. It may intersect a fixed curve, touch a given surface or moving line is at a constant distance from the fixed line. जैसे देखो, मैं बताती हूँ कि अगर मैं इसको सर्कल की फॉर्म में मूव करवाती हूँ तो देखो, फिक्स्ड लाइन से जो बीचों बीच जो सेंटर वाली लाइन है फिक्स्ड लाइन से, और जब मैं मूव करवाऊंगी उस लाइन का हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। देखो, दिस इज द आपकी फिक्स्ड लाइन है, इसको जब मैं मूव करवाऊंगी तो आपकी ऐसी फिगर जनरेट होगी, और जो ये मूविंग लाइन है, ये वाली जो मूविंग लाइन है, इसका इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो इसी तरह की आपकी कई तरह की कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि मूविंग लाइन से जनरेट हो किसी फिक्स लाइन के पैरेलल। ठीक है, और एक कंडीशन और को सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी सरफेस जनरेट होगी दैट विल बी द सिलेंडर। और जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है, मूविंग स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे जनरेटर, और जो फिक्स्ड लाइन है, जो वन मोर कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है, इट में इंटरसेक्ट ए फिक्स्ड कर्व, टच ए गिवन सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, गाइडिंग कर्व। एंड द फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व ऑफ द सिलेंडर।
नेक्स्ट स्टूडेंट क्वाड्रिक सिलेंडर हुज इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड डिग्री। क्वाड्रिक का मतलब सेकेंड डिग्री। एक ऐसा सिलेंडर जिसकी इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक सिलेंडर। जनरली देखो हम क्वाड्रिक में ही स्टडी करते हैं, आपने किया कॉनिकॉइड में भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन आती है आपकी। अब है इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करनी है। हुज जनरेटर आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन एंड बेस इज गिवन कॉनिक। अब स्टूडेंट इसको ध्यान से समझना, आपको एक सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है, एक ऐसी लाइन गिवन है जिसके पैरेलल हैं आपकी जनरेटर। अब मूविंग लाइन जो ये मूव कर रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। आपको गिवन है जनरेटर लाइन किसी लाइन के पैरेलल, जिस लाइन के पैरेलल गिवन है वो लाइन गिवन है, और एक गाइडिंग कर्व जैसे आपको ये दे दी ना, बेस कॉनिक। मैंने आपको बताया ना अगर सर्कल में मूव करते हैं तो बेस सर्कल बन जाता है। बेस कॉनिक का मतलब क्या है, वही गाइडिंग कर्व। दिस होल इज द गाइडिंग कर्व। तो अब आपको जो करना है, क्या करना है, ऐसे सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें आपको दो चीज़ें दे रखी हों, एक गाइडिंग कर्व दे रखी है और एक पैरेलल लाइन। स्टूडेंट्स ये आर्टिकल मैं आपको बाद में करवाती हूँ, पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आपको इजीली समझ आ जाएगा, आर्टिकल आपको इजी लगेगा, अदरवाइज आर्टिकल फिर आपको टिपिकल लगेगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन। किस लाइन के पैरेलल ये दे रखा है, x/1 y/2 z/3, x/1 y/2 z/3, ठीक है। एंड पासिस थ्रू दिस इज द गाइडिंग कर्व। जो स्ट्रेट लाइन है, जो मूविंग लाइन है वो इससे पास कर रही है, मीन्स गाइडिंग कर्व है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, गाइडिंग कर्व। गाइडिंग कर्व आपको क्या गिवन है, x² + y² = 16 एंड z = 0। आप ध्यान देना गाइडिंग कर्व में हमेशा दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में भी आता है, उनमें मैं सेम करवाऊंगी। अगर आपको जनरेटर के पैरेलल लाइन दे रखी है और गाइडिंग कर्व दे रखी है तो आप किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले एक ही तरीका है करने का। सबसे पहले मानोगे लेट x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर, बी एनी पॉइंट ऑन जनरेटर, ठीक है। तो आप इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिख सकते हो यहाँ से। देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज, जनरेटर मतलब लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है आपको और एक डायरेक्शन रेशियो, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए होती हैं। पॉइंट जनरेटर के ऊपर x1 y1 z1 है तो x - x1 y - y1 z - z1, और डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। आपको पता है जनरेटर इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशियो सेम होती है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज भी कितनी आ जाएंगी, 1 2 3। और ये बुक के अलग मेथड से स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसको क्या करना, =r सपोज कर लेना, ठीक है। फिर एनी पॉइंट निकालो जनरेटर पर, एनी पॉइंट ऑन जनरेटर क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट को ले लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा r + x1, सेकेंड और लास्ट को ले लो 2r + y1, 3r + z1। और इसको क्या है, जो भी आपको गाइडिंग कर्व दे रखी है उसमें पुट कर देना। पैरेलल लाइन को नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3, इसको किस में पुट कर दो, पॉइंट को पुट इन 2। जो भी गाइडिंग कर्व दे रखी है उसमें पुट कर देना। x² मीन्स r + x1 का स्क्वायर प्लस y² मीन्स 2r + y1 का स्क्वायर = 16। दूसरा z = 0 मीन्स 3r + z1 = 0। पहला स्टेप क्या किया हमने, x1 y1 z1 जनरेटर पे माना, इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखी, एक एनी पॉइंट ऑन जनरेटर निकाला, इसको गाइडिंग कर्व में पुट कर दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इन दोनों की हेल्प से r एलिमिनेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लूँ, कितनी आएगी, -z1/3, ठीक है। ये यहाँ पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज r की जगह पुट कर दो -z1/3 + x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ r की वैल्यू पुट करो -2z1/3 + y1 होल स्क्वायर = 16। एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा, -z1 + 3x1 होल स्क्वायर प्लस -2z1
प्लस 3y1 होल स्क्वायर और एलसीएम देखो 9 आएगा, स्क्वायर से बाहर लूँगी तो 9, 16 इंटू 9 कितना बनेगा 144। क्लियर है। अब क्या करना, आप टर्म्स कलेक्ट कर लेना, x1 की कलेक्ट कर लेना, y1 की, z1 की। x1 की टर्म देखो यहीं से आएगी 9x1 स्क्वायर, y1 की टर्म देखो यहाँ से आएगी, कितनी आएगी प्लस 9y1 स्क्वायर। z1 की दो जगह से आएगी, कि यहाँ से आएगी z1 स्क्वायर और एक यहाँ से आएगी 4z1 स्क्वायर, तो कितनी बनेगी 5z1 स्क्वायर। ठीक है। अब x1 y1 की टर्म देखो, x1 y1 की टर्म आएगी कहीं से, नहीं आएगी। y1 z1 यहाँ से आएगी, y1 z1 की टर्म कितनी आएगी -2ab, तो लगाओगे 2 2 4 3 12 y1 z1। x1 z1 की टर्म यहाँ से आएगी, कितनी आएगी -6z1 x1। ठीक है। और कांस्टेंट को इधर ले आना, -144 इज इक्वल टू 0। फिर लास्ट स्टेप में लिखना है लॉकस विल बी, x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दो x y z से, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 12yz माइनस 6zx माइनस 144 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या किया है, सबसे पहले एनी पॉइंट जनरेटर पर मानना है, इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखनी है, एनी पॉइंट ऑन जनरेटर निकालना है, गाइडिंग कर्व में पुट करना है। गाइडिंग कर्व में पुट करने के बाद, क्योंकि हमेशा दो कर्व गिवन होंगी गाइडिंग में, एक से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। मीन्स सीधी सी बात है, गाइडिंग कर्व में पुट करके आपको आर को एलिमिनेट करना है। तो x1 y1 z1 में कंडीशन आ जाएगी, लोकस के रिप्लेस कर दोगे x y z से। तो स्टूडेंट अब आपका होमवर्क है कि आपको इस एक्सरसाइज के अंदर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे तो फिफ्थ भी कर सकते हो, आप ऐसा करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ठीक है। सिर्फ आपको कौन से करने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद एक छोटा सा हिंट मैं दूंगी, आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं आपको। इनके लिए हिंट देना है, बाकी आप करोगे खुद ही। इसके लिए हिंट दूंगी और एक आर्टिकल आपको करवाऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।